जनकपुर गांव में एक बहुत पुराना ढाबा था। उस ढाबे को लोग बाबा का ढाबा से जानते थे। कुछ सालों से कोई भी ढाबे के आसपास भी नहीं जाते थे। सभी लोगों में अफवाहें थी कि बाबा की मौत उसी ढाबे में हो गई थी और उनकी आत्मा कभी भी ढाबे को छोड़कर वहां से गई ही नहीं। सचिन नाम का एक लड़का काम शुरू करना चाहता था और एक होटल खोलना चाहता था। वो जनकपुर आकर आदमी से पूछता है, हेलो भैया जी, मैंने ऑनलाइन देखा था कि एक ढाबा यहाँ पर बहुत सस्ते में बिक रहा है। क्या तुम मुझे उस ढाबे का पता बता सकते हो? यहीं कहीं आसपास में दिखा रहा है ऑनलाइन। कौन सा ढाबे का बात कर रहे हो आप? उस ढाबे का कुछ नाम तो होगा। बाबा का ढाबा। हाँ, यही नाम था। बहुत ही सस्ते में मिल रहा है। जरा बता सकते हो वो कहाँ है? बाबा नाम सुनते ही आदमी चौंक जाता है और बोलता है, बाप रे बाप, उस ढाबे का तो नाम मत लीजिए भैया। उसे बेचने पर किसने डाल दिया? मुझे तो कौनो मुफ्त में देगा तब वहाँ नहीं जाऊंगा हम। क्यों, ऐसी कौन सी बात है? मैं सोच रहा था कि इतनी अच्छी डील है तो अभी तक बिकी कैसे नहीं। मेरी मानिए तो आप भी वहाँ मत जाइए। वो ढाबा भूतिया है, वहाँ अजीब अजीब घटनाएं होती है, इसलिए उसे कोई नहीं खरीदता। क्या आप भी बेकार बेकार बातें कर रहे हैं? ये सब अंधविश्वास है। अच्छा है मुझे इस वजह से वो बहुत सस्ते में मिल रहा है। छोड़ो, आप मत बताओ, मैं खुद अपना रास्ता खोज लूँ। सचिन वहां से आगे बढ़ जाता है और वहां खोजते खोजते और इधर उधर पूछते पूछते वह बाबा का ढाबा पर पहुंच जाता है। उसके नीचे एक गोरा चिट्टा आदमी खड़ा दिखता है। उसका नाम समीर होता है और वो ढाबा ही उस बाबा का था। उसका बेटा ही होता है। क्या आप ही बाबा का ढाबा के मालिक हो? यस, मैं ही हूँ। लाओ जल्दी से पैसे दे दो और इन पेपर्स पर साइन कर दो। आज से बाबा के ढाबे की जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। अरे रुकिए भाई, आपको इतनी हड़बड़ी क्यों है? पहले मुझे जरा देख तो लेने दीजिए। आप इतनी अच्छी जगह पर बने इस ढाबे को इतने सस्ते में क्यों बेच रहे हैं? कोई तो कारण होगा इसका। तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हें अगर लेना है तो अभी खरीद लो। अभी जितना देर करोगे मैं दाम उतना बढ़ाता जाऊंगा। तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब भी नहीं दूंगा मैं। इतने पैसे में तुम्हें कहाँ ढाबा मिलेगा? अच्छा ठीक है, आप तो बड़े गर्म मिजाज के लगते हो। ठीक है, डील फाइनल करते हैं। आज से ये ढाबा मेरा और समीर के बीच डील फाइनल हो जाती है। सचिन समीर को पैसे दे देता है और पेपर पर साइन कर देता है। समीर बाबा का ढाबा के पेपर सचिन को दे देता है। उसके बाद सचिन समीर को हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। धन्यवाद आपका, फिर मिलेंगे। नहीं, यह हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। अब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। कहकर समीर अपनी कार में बैठकर रवाना हो जाता है। सचिन को समीर का एटीट्यूड बहुत ही अजीब लगता है। वो सोचता है, अजीब घमंडी आदमी है। दो बातें ढंग से बोलने में उसका क्या चला जाता है, भगवान जाने। खैर छोड़ो, जाने तो मुझे क्या करना है। मैं तो अब इस ढाबे को फिर से शुरू कर दूंगा। नाम भी कितना अच्छा है, बाबा का ढाबा। यहाँ पर तो ढाबा बहुत चलेगा भी। मुझे तो कोई बदलाव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो अब मैं इसके अंदर जाकर देखता। बाबा का ढाबा दिखने में ही बहुत पुराना था। उसके दरवाजे और खिड़कियों पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। सचिन उसका दरवाजा खोलता है। ढाबे के अंदर से बहुत सारे चमगादड़ निकलते हैं। सचिन थोड़ा घबरा जाता है। बहुत ही ज्यादा गंदगी है इसमें। साफ सफाई के लिए आदमी बुलाना पड़ेगा। मजदूरों को साफ सफाई करने के लिए बुलाता है और वो भी बाबा का ढाबा देखकर यह कहकर भाग जाते हैं कि वो वहां पर काम नहीं कर सकते। सचिन बहुत परेशान हो जाता है कि उसे कोई भी आदमी नहीं मिल रहा होता। वो खुद ही धीरे धीरे उस ढाबे की सफाई करता है। उसके बाद नया बाबा का ढाबा का पोस्टर लगाता है और मेन्यू कार्ड भी लगाता है। वो रात में भी वहीं पर सो जाता है। वो जब रात में सो रहा होता है तब उसे किचन में हलचल सुनाई देती है। तभी किचन में सफाई बाकी होती है। सचिन अपनी आंखों खोलता है, धीरे से उठकर किचन की तरफ जाता है। वहां पर दीवार पर उसे किसी का परछाई नजर आती है। सचिन बहुत घबरा जाता है और वो तुरंत लाइट जलाता है। मैं तो घबरा गया था। लोगों ने इतनी बातें मेरे मन में भर दी कि मुझे भ्रम होने लगा था। छोड़ो, मैं जाकर सो जाता हूँ। सचिन सो जाता है और अगली सुबह उठ जाता है। किचन साफ करने के लिए भी उसे कोई नहीं मिलता। फिर वो खुद ही अकेला सारी साफ सफाई करता है। फिर वो खाना बनाने के लिए रसोई को खोजने के लिए जाता है। वहां पर बाबा का ढाबा नाम सुनकर ही कोई भी आने को तैयार नहीं होता है। अब सचिन परेशानियां बहुत बढ़ जाती है। वो सोच, अरे अब मैं क्या करूँगा? ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। ढाबे का नाम सुनते ही न जाने क्यों लोगों के होश उड़ जाते हैं। कोई कुछ ठीक से बताना भी नहीं चाहता। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं शुरुआत में अभी अकेले ही खाना बनाना शुरू करता हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आगे जाकर लोग आ जाएंगे।
सचिन सारी साफ सफाई खत्म करने के बाद खुद ही खाना बनाना शुरू कर देता है, लेकिन पहले दिन उसके ढाबे पर कोई नहीं आता। वो बहुत दुखी हो जाता है और सोच जाता है। फिर भी वो अगले दिन लगन से खाना बनाता है और लोगों का इंतजार करता है। इस दिन उसके ढाबे पर दो लोग आते हैं। वो लोग शहर के नए लोग होते हैं। वहाँ का खाना खाकर दोनों बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। वो अपने सारे साथियों को कहते हैं कि वो इसी ढाबे पर खाना खाए। इस तरह धीरे धीरे सचिन का ढाबा चलने लगता है। अब रोज उस ढाबे पर 15 से 20 लोग आने लगते हैं। अब तक सचिन अकेला संभाल लेता है, पर अब काम बहुत बढ़ने लगता है। सचिन रात भर जागने लगता है। एक दिन वो खाने की आधी तैयारी करता है और उसकी नींद लग जाती है। वो अगली सुबह उठता है। अरे मैं कल कब सो गया? मुझे तो कितना काम करना था। अरे ये सारा खाना अपने आप तैयार कैसे हो गया? यहाँ तो खाने की सारी तैयारियां हो गई है, पर मैं तो सो गया था। ये कौन सा जादू है? ऐसा कैसे हो सकता है? सचिन बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है, पर अब ढाबा खोलने का समय हो जाता है। फिर वो अपने काम पर लग जाता है। अगले दिन वो खाना बनाने का सारा कच्चा सामान उसी जगह पर रख देता है और सो जाता है। और वो अगली सुबह उठता है तो देखता है कि खाने की सारी तैयारियां हो जाती है। यहाँ जरूर कोई मायावी शक्ति तो है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब कौन कर रहा है? आज रात में इसका पता लगा कर ही रहूंगा। आज रात सचिन तय करता है कि वो सारा सामान उस जगह पर रख देगा और सोएगा नहीं। चुपके से देखता रहेगा कि आखिर ये कौन करता है। रात होती है। वो देखता है कि वहाँ पर एक बूढ़े बाबा आते हैं और खाने की तैयारी करने लगते हैं। वो सब्जियां काटने लगते हैं और चटनी बनाने लगते हैं, आटा सानने लगते हैं। उनका चेहरा बिल्कुल सूखा हुआ होता है और वो कंकाल की तरह दिखाई देते हैं। सचिन को बहुत आश्चर्य होता है कि वो उनके पास जाता है और उनसे पूछता है, बाबा आप कौन हो? आप यहाँ पर सब काम चुपके चुपके क्यों कर रहे हो? आप मेरे सामने कभी क्यों नहीं आते हो? अगर आपको काम करने की इच्छा है तो आप मुझसे बता सकते हो। और आपकी हालत ऐसी कैसे हो गई है? आपको तो अच्छे से खाना पीना चाहिए। मेरी मृत्यु 12 साल पहले हो चुकी है। मैं इस बाबा के ढाबा का मालिक हूँ। सिद्धार्थ मेरा ही बेटा है। मैंने ही इस ढाबे को शुरू किया था और 25 साल तक मैंने इस ढाबे को चलाया भी। उसके बाद मेरे बच्चे बड़े हो गए और वो विदेश पढ़ने के लिए चले गए। मैं चाहता था कि हमेशा ये ढाबा चलता रहे। सिद्धार्थ से मैंने ये बात कही भी, पर वो एक बार विदा लेकर विदेश गया, फिर कभी लौट कर नहीं आया वहाँ से। कभी कोई संदेश या चिट्ठी, कभी कुछ भी नहीं भेजी। उसके बाद मैं बहुत अकेला पड़ गया यहाँ पर। इस ढाबे को चलाते रहा और फिर मैं कमजोर होता गया और फिर इसी तरह से इसी ढाबे की रसोई में मेरी मृत्यु हो गई। तब से मैं यहीं रहता हूँ। मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि यह ढाबा का नाम बदले, इस पर कुछ और शुरू हो। जो भी लोग इसे खरीदने आते हैं वो या तो इसे तोड़ने की बात करते हैं या किसी और चीज में बदलना चाहते हैं। इसीलिए मैं उन लोगों को खूब डरा देता हूँ और भगा देता हूँ। पर तुमने ऐसा नहीं किया बच्चा। तुमने मेरी नाम और मेरा पहचान नहीं मिटने दी, इसीलिए मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं किया। मैं भी तुम्हारा काम में हाथ बटाऊंगा ताकि मेरा ढाबा फिर से चल पड़े। बाबा के ढाबा को फिर से जिंदा करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब सुनकर सचिन की आंखों में आंसू आ जाता है और उसे समझ आ जाता है कि अकेलापन इंसान को खोखला कर देता है। उसके बाद वो बाबा का ढाबा अच्छे से चलाता है।